हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज फिर अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। सबसे पहला हमारा नरमपंथी चरण था, इसके बाद में हमारा गर्मपंथी चरण था, और फाइनली जो तीसरा हमारा चरण था वो गांधीवादी चरण था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनको हमने 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ा था। दोनों पहले के हमने पढ़ लिए, गर्मपंथी और नरमपंथी हमने दोनों पढ़ चुके हैं। और 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था और उसके अगेंस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसी के कारणवश महात्मा गांधी ने अपना एक महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, और उसी दिन 1 अगस्त को ही जो एक महान क्रांतिकारी और मैं कहूँगा एक महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, तो इस डेट को भी आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के साथ साथ में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी 1 अगस्त को हो गई थी। तो इस 1 अगस्त के दिन जो 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की बात करी, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भारतवासियों से आह्वान किया, जैसे कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और दूसरी बात, जितने भी कर्मचारी, सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र और सफाई कर्मी थे, वो अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से साथ ना दे, बच्चे शिक्षण संस्थानों को छोड़ दे। और उन्हीं के इस आह्वान पर अनेकों भारतीय लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां, सरकारी शिक्षण संस्थान आदि को त्याग दिया और महात्मा गांधी जी के साथ चल पड़े। परंतु क्या हुआ, दुर्भाग्यवश गोरखपुर ज़िले के अंदर एक चौरी चौरा एक जगह थी, वहाँ पे असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिसकर्मियों ने गोली चला दी। तो असहयोग आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद कर दिया और उसमें के अंदर आग लगा दी, और उसके अंदर 21 पुलिसकर्मी और अन्य ब्रिटिश अफसर्स जलकर उनकी मृत्यु हो गई। और इसी से आहत होकर महात्मा गांधी ने इस महत्वपूर्ण आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है ना। और इस वापस लेने के बाद में जो कांग्रेस के अंदर जैसे कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि ने इसका विरोध किया और कहा कि कुछ मुट्ठी भर उपद्रवियों की वजह से आप इस महत्वपूर्ण आंदोलन को कैसे वापस ले सकते हो। तो वे महात्मा गांधी से क्या हुए, उनका मत भिन्न हुआ, और इसी मत भिन्नता के कारण उन्होंने एक नई पार्टी स्वराज पार्टी का स्थापना करी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य क्या था, स्वराज को प्राप्त करना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना था, इसके बाद में खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना था, वहीं ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना था। ठीक है ना, ये तो इसके क्या थे, उद्देश्य थे। इसके बाद में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कब हुआ? ठीक है ना, तो ये एक विशेष कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता के अंदर बुलाया गया, और जिसका अध्यक्ष लाला लाजपत राय जो गर्मपंथी दल के नेता थे उनको चुना गया, जो पंजाब के एक बड़े ही कद्दावर उस समय के नेता थे। ठीक है ना। आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। ठीक है ना, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, और इस फंड में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे इकट्ठे हुए। ठीक है ना। तो चलिए, तो इसमें क्या हुआ, छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर दिया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया। यानी कि लोगों ने यहाँ तक कि अपने विदेशी वस्त्र और विदेशी वस्तुओं की होली भी जला दी, यानी कि उनको जला दिया सामूहिक रूप से। इसके बाद में संपूर्ण भारत में हड़तालें की गई। तो ये इसका परिणाम हुआ असहयोग आंदोलन का। परंतु जैसे मैंने बताया, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, और इसी वजह से इसके बाद में आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है ना। परंतु स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से इनको 6 साल से पहले यानी कि 1924 में ही रिहा कर दिया गया, और ये वहाँ से रिहा होते ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया। और ये 1924 का जो बेलग्राम का अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है ना।
तो चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी के जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। जैसे मैंने बताया कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे अच्छे नेता, ये उनका मानना था कि मुट्ठी भर उपद्रवियों की वजह से महात्मा गांधी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, ठीक है ना। तो ये और उसी से आहत होकर उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे, सचिव मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात 1925 की कर लेते हैं तो 1925 में क्या होती है, दो महत्वपूर्ण घटना है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली तो सरोजनी नायडू, एकमात्र भारतीय महिला, यानी कि हम कह सकते हैं प्रथम भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई 1925 के अधिवेशन में। वहीं जो दूसरी घटना हम 1925 की बात करते हैं तो उसमें क्या हुई, उसमें हुई काकोरी ट्रेन कार्रवाई, यानी कि सहारनपुर से आने वाली जो अंग्रेज़ों का सामान लेकर पैसा लेकर जा रही थी उसको 10 लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने उसको लूटा और उसमें से प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहौरी, ठीक है ना। और एक हमारे क्या थे, अशफाक उल्ला खां, जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, जिन्हें बाद में फांसी की सज़ा भी दी गई, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस कार्रवाई द्वारा अंग्रेज़ों के जो सोना चांदी था उनको लूट लिया, ठीक है ना। इसके बाद में 1927 की यदि हम बात करते हैं तो 27 में ऐसी कोई खास घटना नहीं है। इसके बाद 28 पे आ जाते हैं। 1928 में भी 2-3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली घटना क्या है, सबसे पहली घटना की यदि मैं बात करूं तो जैसे साइमन कमीशन, ठीक है ना, साइमन कमीशन अंग्रेज़ों द्वारा गठित किया गया और इसमें क्या हुआ, इसका पूरे भारतवर्ष में क्या हुआ, विरोध हुआ। जैसे ही ये भारत में आता है तो अलग अलग जगह इसका विरोध होने लगा और वहीं पे ही पंजाब के अंदर जैसे ही साइमन कमीशन पहुंचता है तो लाला लाजपत राय और उनके सहयोगियों द्वारा उनका विरोध किया जाता है और उसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय के सर में लाठी लगने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत राय का कथन ये था कि मेरे सर पर प्रत्येक वार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में ठोकी गई ये कील के समान होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया, सैंडर्स की हत्या कर दी, ठीक है ना। वहीं 1928 की यदि मैं बात करूं तो 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट लेकर आई गई। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है जीके के पॉइंट से यदि मैं बात करूं तो नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, यानी कि मोतीलाल नेहरू द्वारा अंग्रेज़ों को अपने सुझाव दिए गए कि किस प्रकार से हम गवर्न करेंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 1929 की। तो 1929 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसमें लाहौर अधिवेशन के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। इससे पहले जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट स्टेट का दर्जा पाने के लिए क्या कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने क्या कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई, ठीक है ना। अब 1929 से बात कर लेते हैं, 30 की बात करते हैं, 1930 पर आ जाते हैं। बेसिकली 1930 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस घोषित किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में और महत्वपूर्ण घटना होती है 1931 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी द्वारा अपना एक नया आंदोलन शुरू किया जाता है और उसमें क्या होता है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी अपने 79 समर्थकों के साथ में लगभग 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए दांडी पहुंचते हैं और दांडी में जाकर वहां पर नमक बनाते हैं और नमक का कानून तोड़ते हैं और वहीं से शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। महत्वपूर्ण घटना की यदि बात करता हूं तो इसमें 1930 से ही ब्रिटेन के अंदर 3 साल तक गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाती है। गोलमेज सम्मेलन प्रथम 1930 में, गोलमेज सम्मेलन द्वितीय 1931 में और गोलमेज सम्मेलन तृतीय
1932 के अंदर, ठीक है ना। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र जो नेता थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। इसके बाद में और क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण 1931 का गोलमेज सम्मेलन भी है, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे, परंतु इसका भी कोई वहाँ पर रिजल्ट नहीं निकला। यानी कि अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था कि भारतीयों को विश्वास दिलाया जाए कि हम उनके साथ में बराबर की बातचीत करेंगे, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु उसके अंदर क्या किया, कोई भी समाधान नहीं निकला और महात्मा गांधी वापस लौट आए। और वहीं पे 1931 में महात्मा गांधी के साथ में जो लॉर्ड इरविन था उसके साथ में एक समझौता किया गया और जो भी आंदोलनकारी गिरफ्तार किए गए थे उनको वापस छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। और इसी कुछ बातों के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। में हुआ था, ये कराची में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें काले झंडे महात्मा गांधी जी को दिखाए गए और वो काले झंडे इसलिए दिखाए गए क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा चुकी थी। और भारतीय लोगों का मानना था यदि गांधी जी चाहते तो इरविन के साथ में ये समझौता कर सकते थे कि वो आंदोलनकारियों के साथ साथ में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को भी रोक दे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से महात्मा गांधी को वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद में यदि हम आगे बढ़ जाते हैं तो 1931 में मैंने बता दिया, इसके बाद में 1932, 33, 34 और 35 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। जो अंग्रेज़ होते हैं वो भारत शासन अधिनियम लेकर आते हैं, यानी कि कैसे भारत को चलाया जाएगा और आगे की रणनीति क्या होगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को लाया जाता है और ये भारत शासन अधिनियम ये वही अधिनियम है जो कि भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है। यानी कि हम कह सकते हैं 75% भारतीय संविधान है वो भारत शासन अधिनियम का ही एक प्रकार से रूप है, ठीक है ना। इसके बाद में हम 35 के बाद में हम 36, 37, ठीक है ना, और 38 में जो एक महत्वपूर्ण घटना आपको पता होनी चाहिए उसमें क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में है, ठीक है ना। यानी कि सुभाष चंद्र बोस को पहली बार 1938 में क्या हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाता है। यानी कि हरिपुरा एक जगह है, वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा होती है और उस सभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो सुभाष चंद्र बोस को चुना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी बार त्रिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी के एक प्रतिनिधि, ठीक है ना, पट्टाभी सीतारमन, वे सामने चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव में भी यानी कि वो जो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में हुआ उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और इस हार को गांधी जी अपनी हार मानकर, ठीक है ना, अपनी हार मान लेते हैं। बाद गांधी जी का और सुभाष चंद्र बोस का आपस में कुछ मतभेद हो जाता है और उसी मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं और 1939 में ही वो एक अपनी नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना। इसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1939 में यदि मैं बात करूं तो 1939 में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और द्वितीय विश्व स्टार्ट होने के बाद में गांधी जी से ब्रिटिश सरकार ये क्या करती है, ये वादा करती है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। और इसी के एवज में 1940 को क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। अगस्त प्रस्ताव के बाद में जो कि उसमें ढेर सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं दिया और इसी से जो अगस्त प्रस्ताव था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद में 1942 में क्या हुआ, जो महात्मा गांधी ने अपना एक नया आंदोलन शुरू किया, आंदोलन के अंतर्गत ही जो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और सीधी कार्रवाई करने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि करो या मरो, ठीक है ना। और 1942 में, इसके बाद में 1942 के बाद में हम बात कर लेते हैं 1945 में की। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में यूएन का गठन होता है। 28 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हो जाता है और विश्व में शांति स्थापित करने के लिए इस संगठन की स्थापना होती है।
इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण घटना 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है और इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही भारतीय संविधान सभा का गठन होता है और भारत में अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1947 में स्थापित होती है। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का जो गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल बनकर आता है और वो 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन की घोषणा कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में आप सभी को पता है यदि हम बात करें 1947 की, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है और इसके बाद में महात्मा गांधी का जो युग था वो स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लेता है और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हमारा ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात थी यहीं पे समाप्त हो जाता है और इसके अंदर हमने देखा किस प्रकार से भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी। तो ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी जिसके अंतर्गत हमने अपने आंदोलनों को देखा, कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, ठीक है ना, और किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। तो अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।